जो न्यूटन है, न्यूटन ने क्या है दी है, मोशन से लो दिए थे, ठीक है। पास्चन ने, जो पास्चन है, लुईस पास्चन है, इन्होंने जड़ से दी, ठीक है। और फेराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात की थी। हालांकि ये पहले से मिले हुए हैं, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा दिक्कत की बात है नहीं। फिर भी समझ लो, अगर हम न्यूटन लॉ की बात करें तो न्यूटन ने हमारे पास में 3 नियम दिए थे। कितने नियम दिए थे? 3 नियम दिए थे। पहले नियम को हम बोलते हैं जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम बोलते हैं। इस नियम में बोला गया है कि अगर कोई वस्तु ब्रह्मावस्था में है तो वो ब्रह्मावस्था में रहेगी, और अगर कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वो गतिशील अवस्था में रहेगी। कब तक रहेगी? जब तक कोई बाहरी बल उस पर हम ना लगाएं, ठीक है। तो यहाँ पे हम जड़त्व है ना, 3 प्रकार के जड़त्व देखते हैं। एक होता है हमारे पास में विराम का जड़त्व, एक होता है हमारे पास में गति का जड़त्व, और एक होता है हमारे पास में दिशा का जड़त्व। अब इनसे क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जैसे विराम का जड़त्व है, इसका एग्जाम्पल क्या है, गति का जड़त्व क्या है, इसका एग्जाम्पल क्या है, और दिशा का जड़त्व क्या है, इसका एग्जाम्पल क्या है। आगे अगर क्वेश्चन आते हैं तो हम इसको और डिटेल में देखेंगे, अभी के लिए आप इतना जान लो, ठीक है। इसके बाद में दूसरा नियम इन्होंने दिया था, जो बल होता है हमारे पास में, बल को परिभाषित किया था, बल के लिए एक फॉर्मूला बनाया था इनने। तो हम बोल सकते हैं जो दूसरा नियम होता है वो बल के लिए क्या है, एक फॉर्मूला का निर्माण करता है, जिसे हम बोलते हैं F=ma। मतलब हमारे पास में जो बल होगा वो त्वरण और द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर होगा, ठीक है। और तीसरा नियम इन्होंने दिया था, बल के काम कैसे करता है, तो इन्होंने बोला है क्रिया के प्रतिक्रिया, क्रिया बराबर विपरीत प्रतिक्रिया। मतलब अगर हम जो क्रिया करते हैं उसके विपरीत उसी बल के साथ में हमें अनुभव होते हैं, उसे बोलते हैं विपरीत प्रतिक्रिया, ठीक है। हालांकि जब हम इन्हें डिटेल से पढ़ेंगे वो बात अलग रहेगी। अभी ऊपर ऊपर आप ये देख लो कि 3 नियम इन्होंने कौन कौन से दिए थे, ठीक है। ओके, आगे हम बढ़ते हैं और समझते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर से हमारे पास में वही कथन कारक वाला आता है कि जीव जो है श्वसन करते हैं, ठीक है। और कारण दिया है इन्होंने कि श्वसन से ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। बहुत छोटा आंसर है, जल्दी से आप बताओ। यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रहा मैं, ऑप्शन वो सेम रहेंगे, आप उसके हिसाब से बता देना, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर? देखो, जीव होते हैं श्वसन करते हैं, ये बात तो हमें भी पता है शुरू से कि हर एक जीव क्या करता है, श्वसन का कार्य करता है, ठीक है। तो ये बात तो पहली बात आपके पास में जो थी वो सही है कि चाहे हम पेड़ पौधों की बात करें, चाहे विभिन्न प्रकार के जानवर होते हैं, सभी के सभी श्वसन करते हैं। दूसरी बात बोली, श्वसन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, ये बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि श्वसन हम क्यों करते हैं, हमें ऊर्जा मिल सके, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं ए और आर दोनों सही है, और आर जो है ए की व्याख्या कर रहा है, क्योंकि देखो श्वसन से ऊर्जा प्राप्त होती है। तो अगर कोई पूछे जीव श्वसन क्यों करते हैं, तो क्यों का जवाब दे रहा है, इसलिए हम बोलेंगे ए, आर जो है ना ए की व्याख्या कर रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें श्वसन से ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है, तो याद रखना हम क्या करते हैं, कोई भी अगर हम पदार्थ खाते हैं तो उसमें नॉर्मली हम देखते हैं C6H12O6, सबसे सरल उदाहरण है ग्लूकोज का, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो सेल होती हैं, हमारे पास कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं के पास में ये जाता है ग्लूकोज टूटकर, ठीक है। हम बहुत जटिल पदार्थ खाते हैं, लेकिन ग्लूकोज सबसे छोटा पदार्थ होता है, वहाँ से हम लेते हैं। अब ये क्या है, कोशिकाओं के पास गया, और कोशिकाओं के पास में होता है वायवीय श्वसन, ठीक है। वायवीय श्वसन में क्या होता है, इसके साथ ये क्रिया करते हैं ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो हमारे पास जो पदार्थ आया, सबसे छोटा पदार्थ था, उसने किसके साथ किया है क्रिया, ऑक्सीजन के साथ क्रिया की, और हमारे पास में क्या बनाएगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, जल बनाएगा, और साथ में हमारे पास में ATP बनाएगा, जिसे हम बोलते हैं ऊर्जा। तो ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंट में होता है, ठीक है। और श्वसन हम करते क्यों हैं, श्वसन इसलिए करते हैं क्योंकि श्वसन से हम क्या करते हैं, श्वसन से हम कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, सॉरी, ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। ऑक्सीजन जब लेते हैं तो ऑक्सीजन का उपयोग कहाँ पे करते हैं, जो हमारे पास कोशिकाएं होती हैं, वो जो ग्लूकोज होते हैं हमारे पास में, उनको विघटित करने के लिए करते हैं, ताकि हम वहाँ से ऊर्जा प्राप्त कर सकें, ठीक है। बात क्लियर है? अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और समझते हैं आपके पास क्वेश्चन क्या है। तो आपके पास क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। मतलब हमारे पास में जो इलेक्ट्रिक करंट होती है, विद्युत धारा होती है, वो इन्होंने बोला है कि ऋणायन से धनायन की ओर जाती है। और इन्होंने बोला है कन्वेंशनल करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, और परंपरागत धारा जो होती है धनायन से ऋणागत की ओर मानी जाती है, ठीक है। कौन सा सही कौन सा गलत है आपको बताना है।
देखो सबसे पहले अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक करंट की, तो जैसे नॉर्मल हम परिपथ की बात करें एक, तो आप एक परिपथ मान लो और यहाँ पे आप मान लो कि आपके पास बल्ब लगा हुआ है, ठीक है। ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज है और ये आपके पास में नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। स्विच की यहाँ पे ज़रूरत है नहीं, तो आप यहाँ पे इतना समझो। तो देखो हम क्या देखते हैं कि हमने जो पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा है, जो विद्युत धारा है जिसे हम बोलते हैं आई, वह क्या होती है, जो हमारे पास में इलेक्ट्रॉन की दिशा होती है, नेगेटिव चार्ज होता है, उसके अपोजिट होती है। क्या होती है, ये अपोजिट होती है। अगर ये दाएं साइड जा रही है विद्युत धारा, तो इलेक्ट्रॉन क्या बाएं साइड जा रहा होगा। तो यहाँ पे देखो ये ऋणायन है, ऋणायन का मतलब क्या है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन इस साइड में जा रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास में जो विद्युत धारा किस साइड में जानी चाहिए, इस साइड में जानी चाहिए, आई, है कि नहीं। तो आई अब देखो कहाँ से जा रही है, तो आप देखोगे जो प्लस चार्ज है, प्लस से जा रही है माइनस की ओर, प्लस से कहाँ जा रही है, माइनस की ओर। और इन्होंने क्या बोला है, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रही है। तो पहला गलत हो गया हमारे पास में, और दूसरा हमारे पास में सही है कि पॉजिटिव से कहाँ जाती है, नेगेटिव की ओर, ठीक है। तो कि हम बोल सकते हैं जो ए है ना, ए गलत है और आर हमारे पास में सही है, ठीक है। फिर हम देखते हैं आपके पास में दिया है प्रदर्शन विधि क्या होती है। प्रदर्शन विधि का मतलब होता है जहाँ पे हम प्रयोग के द्वारा दिखाकर समझाते हैं, ठीक है। परियोजना विधि का मतलब होता है जहाँ पे हम बच्चों को कार्य देते हैं और समूह में वो कार्य को सीखते हैं। समस्या समाधान विधि का मतलब होता है हम समस्या को खोजने के लिए बोलते हैं कि हमने एक समस्या रख दी बच्चों के सामने और बच्चों को बोलेंगे कि इसका आप आंसर खोज के लाओ कि ये कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और प्रश्नोत्तरी विधि में हम क्या करते हैं, शिक्षक द्वारा बच्चों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रश्नोत्तरी विधि में, ठीक है। पता नहीं कैसे प्रिंट किए हैं कि एक जैसे ही दिख रहा है सब क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे आपके पास में है विद्यार्थी गलती होने पर शिक्षक को क्या करना चाहिए, क्या शिक्षक को उसे दंड देना चाहिए, ठीक है, उसे गलती करने के लिए हमें अलाउ करना चाहिए, ठीक है, उसके एक्सपेरिमेंट को हमें रोक देना चाहिए, ठीक है, और उसने जो भी रिपोर्ट की उसको हमने छोड़ देना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। तो पेडागोजी में आपसे बोला गया है कि जब भी बच्चा गलती करता है तो गलती से कुछ ना कुछ सीखता है, इसलिए हमको शिक्षक के तौर पे क्या देखना चाहिए कि बच्चे को मिस्टेक करनी चाहिए, वह गलतियों से ही आगे सुधार करेगा, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी सही आंसर हो जाएगा कि बच्चे को हमें गलतियाँ करने की परमिशन देनी चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके पास दिया है सूर्य का प्रकाश 8 मिनट में पृथ्वी तक पहुंचता है, ठीक है, ये बात सही है पर गलत आपको बताना है। और दूसरा आपको बताना है कि जो आर है वो प्रकाश की गति सीमित है, ठीक है, कारण बता रहा है। देखो पहली बात अगर हम बात करें तो प्रकाश की जो गति है उसके अनुसार तो 8 मिनट में हमारे पास पृथ्वी में पहुंचता है। और प्रकाश की गति की बात करें सीमित होती है, ये बात भी सही है। कितनी होती है, तो आप बोलोगे 3 × 10⁸ होती है हमारे पास में प्रकाश की गति, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कि इनसे अगर पूछे कि ए और आर हमारे पास में दोनों सही है, लेकिन अब हमें देखना कि आर जो है वो ए की व्याख्या कर पा रहा है या फिर नहीं कर पा रहा है, ये देखना है। तो हम क्या करेंगे, क्यों पूछेंगे। अगर कोई पूछे सूर्य का प्रकाश 8 मिनट में पृथ्वी तक क्यों पहुंचता है, तो क्या बोलेंगे, हम उसका सही कारण देंगे कि प्रकाश की गति सीमित है, नहीं देंगे, क्योंकि प्रकाश की गति जितनी है वो तो पर्याप्त है, लेकिन देर से क्यों पहुंच रहा है। उसका सही कारण क्या होता है हमारे पास में, इसका सही कारण होता है हमारे पास में पृथ्वी और जो सूर्य है इसके बीच की दूरी, ठीक है। दूरी का यहाँ पे जिक्र नहीं है, तो आप बोलोगे ए और आर दोनों हमारे पास में सही हैं, लेकिन क्या बोलोगे, लेकिन जो आर है ना, आर ए की व्याख्या नहीं करता, नहीं करता। देखो आप समझ आया कि आपको ये वाला ऑप्शन कब तय करना है, बी वाला, जब आपको देखे कारण उसका सही नहीं दे पा रहा है तब आप बी वाला देखना। दोनों सही तो हैं लेकिन ए जो की है उसकी व्याख्या नहीं कर पा रहा है, ठीक है। अगले हम बात करें, फिर से वही सही जोड़ी और फिर वही सही लिखा होगा। जो गुर्दा होता है, किडनी होता है, उसका काम होता है मूत्र का निर्माण करना, ठीक है। फेफड़ों का काम होता है श्वसन करना, मस्तिष्क काम होता है नियंत्रण और समन्वय का, और हृदय का काम होता है रक्त के संचार का और उससे पंप करने का, ठीक है। पृथ्वी का जीवन संभव है, ये बात सॉरी असेसर रीजनिंग है, पृथ्वी पर जीवन संभव है, ये बात भी सही है। और वायुमंडल और जल उपलब्ध है, ये बात भी सही है। हालांकि दोनों बात सही है, तो आप बोलोगे ए व आर सही है। अब हमें क्या देखना है यहाँ पे हमें ये देखना है कि जो आर है ना वो एक व्याख्या कर पा रहा है नहीं, तो क्या आप वही करो, क्वेश्चन पूछो इससे। अगर आपसे कोई पूछे पृथ्वी पर जीवन क्यों संभव है, तो आप बोलोगे आंसर क्योंकि इस पर जल और वायुमंडल है, तो मतलब ये आंसर सही दे रहा है। तो आप बोलना जो आर है वह ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है।
ओके, अगला क्वेश्चन आपके पास में है, फिर कथन है कि आपके पास में सूर्य है, क्षितिज पर लाल दिखाई देता है। क्षितिज का मतलब होता है जब सूर्य डूबता है तो वहाँ पे हमें किस कलर दिखाई देता है, लाल कलर का दिखाई देता है। वो तो हमने भी देखा है, तो मतलब ये बात तो सही है। दूसरी बात इन्होंने बोली है वायुमंडलीय प्रकीर्णन के कारण ये दिखाई देता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। अब अगर आप पूछे तो हम बोल सकते हैं ए और आर दोनों सही हैं, व आर जो है ए की व्याख्या भी कर रहा है। अब बात करें हम प्रकीर्णन क्या होता है। देखो, प्रकीर्णन का मतलब होता है जो वायुमंडल है वहाँ पे हम बहुत सारे छोटे छोटे कण देखने को हमें मिलते हैं, और जैसे ही प्रकाश पड़ता है ये क्या करते हैं, प्रकाश का सीधी बात है फैलाव, प्रकाश का फैलाव को बोलते हैं हम प्रकीर्णन। अब जो प्रकाश का फैलाव होता है वो डिपेंड करता है कि कण है कैसे, ठीक है, उनकी तरंग है कैसी है। तो हम देखते हैं जब भी प्रकाश देखते हैं, आपने नॉर्मल कलर को देखा होगा, एक वाइट प्रकाश, वाइट लाइट होती है हमारे पास में, 7 कलर बनते हैं, जिसे आप जानते हो बिब गिवर के नाम से। हमने पढ़ा है बैजानी हापी नाला, बै जा नी हा पी ना ला, ठीक है। बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। यहाँ पे जो लाल रंग होता है ना, इसकी तरंग दैर्घ्य क्या होती है, सबसे कम होती है, सॉरी सबसे ज़्यादा होती है। तो ये क्या होता है, सबसे कम फैल पाता है, और बैगनी रंग जल्दी फैल जाता है। अब क्या, जब क्षितिज में होता है तो ये बहुत ज़्यादा दूर होता है, इस वजह से जो बैगनी वगैरह रंग होते हैं, ये वाले रंग ये कद पहले ही फैल जाते हैं, हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पाते। और जो लाल रंग होता है वो सबसे बाद में आता है, सबसे कम फैलता है ये। तो कम फैलने की वजह से सबसे लास्ट में हमें यही दिखाई देता है। इसलिए क्या होता है, हमें जब भी सूर्य डूबता है या फिर जब उगता है तो हमें क्या है, लाल रंग का दिखाई देता है, ठीक है। जैसे आपके पास है कि विज्ञान शिक्षण में प्रयोगात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है। मतलब अगर हम विज्ञान पढ़ा रहे हैं और वहाँ पे बच्चों को प्रयोग करा रहे हैं तो इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य क्या होता है, मेमोराइजेशन। क्या बच्चों को रट्टा मारने सिखाते हैं हम, क्या बच्चों को रूट लर्निंग सिखाते हैं, या लेक्चर होता है, या फिर एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग, बच्चा करके सीखता है, ठीक है, प्रयोग द्वारा वो सीखता है। तो ये हमारे पास में सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। वही देखो, लुईस पास्चर ने किसकी खोज की है, चार्ल्स डार्विन ने क्या है, वाटसन और क्रिक ने किसकी खोज की है, और जे थॉमसन ने किसकी खोज की है, आपको यहाँ पर बताना। ये थोड़ा अच्छे से सजाया है तो आप इसको अच्छे से बता दो। देखो, अगर हमने इसको पहले भी पढ़ा है, जो लुईस पास्चर है, लुईस पास्चर ने क्या है, रोगाणु सिद्धांत की खोज की थी। तो मतलब आप बोलोगे जो ए है ना, ए का सही आंसर होगा 2, ठीक है। चार्ल्स डार्विन है, चार्ल्स डार्विन ने लेमार्क के बाद में विकास के बारे में बताया था, ठीक है। तो यहाँ से विकास से सिद्धांत है, तो आप बोलना जो बी है, बी का आंसर हो जाएगा 3, ठीक है। वाटसन और क्रिक ने डीएनए के बारे में बताया था, तो आप बोलना सी का आंसर हो जाएगा, डीएनए कहाँ है, ए, ओके। और जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, तो डी का आंसर हो जाएगा आपके पास में, इलेक्ट्रॉन कहाँ है, 4। तो आप देखो 2 3 1 4 कहाँ मिल रहा है, 2 3 1 4 पहले ऑप्शन मिल रहा है, तो ये आपके पास सही रहेगा, ठीक है, ओके। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और समझते हैं कि क्वेश्चन दिया है कि जड़ें प्रकाश की दिशा में बढ़ती हैं। तो ये बहुत अच्छे से पढ़ना, बहुत ही डिफिकल्ट लगेगा आपको ये क्वेश्चन। इन्होंने बोला है जड़ें प्रकाश की दिशा में बढ़ती हैं, और कारण दिया है कि प्रकाश जड़ वृद्धि को बढ़ाता है। ऑप्शन आपके पास में वही सेम रहेंगी, बस अच्छे से ध्यान से पढ़ना कि यहाँ पे दिया है ए व आर दोनों सही हैं, बा जो आर है ना, ए की व्याख्या करता है, एक ही का कर रहा है, व्याख्या कर रहा है। बी वाले ऑप्शन में रहेगा ए व आर आपके पास सही है और व्याख्या नहीं करता, ये व्याख्या नहीं कर रहा है। सी वाले ऑप्शन में रहेगा ए आपके पास गलत है और जो आर है वो सही है, और जो डी वाला ऑप्शन है यहाँ पे रहेगा जो ए है वो सही है और आर जो है गलत है, ठीक है। अगर यहाँ पे आप देखो तो अच्छे से पढ़ो, तो जड़ें प्रकाश की दिशा में बढ़ती हैं, तो ये बात तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम देखते हैं कोई भी पौधा जब बढ़ता है उसकी जड़ें क्या होती हैं, प्रकाश अगर यहाँ तो प्रकाश की विपरीत बढ़ रही हैं, और तना बढ़ता है प्रकाश की दिशा में, ये जड़ें हैं, जड़ें कहाँ विपरीत बढ़ रही हैं, तो पहला ऑप्शन गलत होगा। दूसरी बात है प्रकाश जड़ वृद्धि को बढ़ाता है, ठीक है, प्रकाश जड़ वृद्धि को बढ़ाता है, ये बात बिल्कुल सही है। क्यों सही है, अगर हम यहाँ पे एक और ऑप्शन जोड़ देते कि ए व आर दोनों गलत हैं, तो हो सकता है कई बच्चे यहाँ पे ये ई वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते कि ए और आर दोनों गलत हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर अच्छे से आप देखो, इन्होंने बोला है प्रकाश जड़ की वृद्धि को बढ़ाता है,
देखो जब हमने पढ़ा था प्रकाशानुवर्तन, प्रकाशानुवर्तन, ठीक है, जब हम अनुवर्तन पढ़ रहे थे पेड़ पौधों में, पिछली क्लास में पढ़ा था, 1 या 2 क्लास में हमने अनुवर्तन में पढ़ा था कि जो प्रकाश अनुवर्तन है, यहाँ पे हम 2 प्रकार के देखते हैं। एक ऐसा अनुवर्तन देखते हैं जो प्रकाश की ओर होता है, जिसे हम बोलते हैं पॉजिटिव, धनात्मक, और एक ऐसा होता है जो प्रकाश से विपरीत होता है, जिसे बोलते हैं नेगेटिव। तो जो जड़ें होती हैं वो नेगेटिव शो करती हैं, लेकिन प्रकाश से तो अनुवर्तन रखती हैं, मतलब उद्दीपन तो यहाँ पे होता है उनके पास में। इसलिए हम बोल सकते हैं जड़ों की वृद्धि में प्रकाश का बहुत बड़ा योगदान है। तो आप बोलोगे जो ए है, ए आपके पास गलत है और आर जो है बिल्कुल सही है। तो क्या बोलोगे, ए गलत है और आर सही है, तो तीसरा आंसर यहाँ पे आपके पास में सही होगा। ठीक है, ये 90% बच्चे हैं इसको गलत करते हैं। जब मैंने पढ़ा था मैंने भी इसको बहुत गलत किया था। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन आपके पास, सामग्री दिखाकर अवधारणा बना किससे जुड़ा है। बहुत अच्छी बात, सामग्री दिखा रहा है मतलब एक्सपीरियंट लर्निंग करा रहा है, तो यहाँ पर पढ़ने की ज़रूरत इसको है नहीं। हाँ, समान ध्रुव आकर्षित होते हैं और समान ध्रुवों में बल विपरीत दिशा में होता है। हालांकि ये बात हो रही है, बात नहीं बताई है, ये हमारे पास में चुंबक से रिलेटेड है। तो पहली बात, समान ध्रुव चुंबक से रिलेटेड है। तो चुंबक देखो क्या होती है हमारे पास, ये नॉर्मल एक बार चुंबक है, यहाँ पे एक साउथ पोल है और एक हमारे पास में नॉर्थ पोल है। ठीक है, अब मान के चलो 2 चुंबक है हमारे पास में, इसमें भी साउथ है और इसमें नॉर्थ है। समान ध्रुव आकर्षित होते हैं, ये बात तो गलत है। हम देखते हैं समान ध्रुव क्या होते हैं, एक दूसरे से प्रतिकर्षित होते हैं। ठीक है, और समान ध्रुव में बल विपरीत दिशा में होता है, ये बात भी हमारे पास में गलत होती है। ठीक है, ओके।